Good morning. I'm Dr. Sanjay Jain, Associate Professor in Mathematics at SPC Government College Ajmer. Today we start the new topic that is queuing theory. हिंदी में कतार सिद्धांत बोलते हैं. जैसा आप सब जानते हैं, आज हम किसी भी सामान की ज़रूरत के लिए जब मार्केट जाते हैं तो हर जगह, चाहे शॉप पे हो चाहे और मॉल में हो, हर जगह हमें काफ़ी भीड़ मिलती है और अपनी चांस का या अपना बिलिंग का किसी भी तरह के सिस्टम से गुजरने के लिए हमें क्यू में आना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है एक डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए. तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूइंग थ्योरी, उसमें हम यही देखेंगे कि किस तरह से हम सिस्टम को बेटर बना सकते हैं कि कम से कम समय लग के अधिक से अधिक हमें सुविधाएं और सामान कम समय में मिल जाए. सबसे पहले हम क्यूइंग सिस्टम की बात कर रहे हैं. क्यूइंग थ्योरी क्या होती है, इंट्रोडक्शन क्या है. एक्चुअली सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे ए.के. एर्लैंग, जो टेलीफोन कंपनी में काम करते थे, और जब उनकी शिफ्ट में ड्यूटियां लगती थी तो जो टेलीफोन की कॉल्स आती थी, उस कॉल्स को वो जब नोट डाउन करा तो उन्हें लगा कि एक क्यू में आ रही है, कतार से सिस्टम में आ रही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, अलग अलग फ़ोन्स पड़े हुए, किसकी ले, क्या किसको पहले ले. तो इसको देखते हुए सबसे पहले ए.के. एर्लैंग ने इस पंक्ति सिद्धांत को शुरू किया. इंजीनियर थे वो पेशे से, और उसके बाद 1951 में एक कैंडल थे, उन्होंने किस तरह की क्यू हो सकती है, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, तो उन्होंने एक क्यू क्लासिफिकेशन दिया, जिसको कैंडल नोटेशन भी बोलते हैं, कि किस तरह की क्यू कौन सी श्रेणी में आएगी. तो ये क्यू का मेन इनिशियल जहाँ से हुआ था, और ये बहुत लेटेस्ट टॉपिक है, ये जस्ट 1950 के आसपास शुरू हुआ है, तो अभी बहुत पुराना नहीं है, और इस पर रिसर्च भी काफ़ी चल रही है. डेली लाइफ में जैसा हम देखते हैं कि चाहे हम रेलवे की लाइन पे, सिनेमा हॉल में, हॉस्पिटल में अगर हम दिखाने जाएं, कहीं भी जाएं, आजकल तो कोविड का टाइम है, वहाँ भी आप देखते हैं, चाहे RT-PCR टेस्ट कराने जाना हो, चाहे आपको वैक्सीनेशन लगवाने जाना हो, हर जगह क्यू है. आपको एक टोकन नंबर दे देते हैं, या उसके अकॉर्डिंग वेट करिए, और जब आपका नंबर आता है तो आपको सर्विस मिलती है. तो किसी भी सिस्टम में सर्विस लेने के लिए जो आपको एक तरीका अपनाना पड़ता है, जिसे हम क्यूइंग थ्योरी कहते हैं. लाइन में लगते हैं, जो पहले आया पहले लग जाता है और पहले सर्विस पा जाता है, अगर सिस्टम इस नियम को फॉलो करता है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हर जगह ऐसा ही सिस्टम फॉलो हो कि पहले आया जिसको पहले सर्विस मिलेगी. ऐसा भी हम आगे पढ़ेंगे. कई बार ये होता है कि जब हम सर्विस लेने जाते हैं तो एक ही सर्विस सिस्टम है, भीड़ लगी हुई है, एक ही सर्विस सिस्टम से होकर आपको सर्विस मिलेगी. जैसे एक दुकान पे गए हम, किराना स्टोर पे, एक ही जगह आपका लेना है, आपको वहाँ 2-3 अलग अलग काउंटर्स नहीं है. आप अपना ऑर्डर दीजिए, वो बुक करेगा, बांधेगा, जब उसके बाद दूसरे का लेता है. ये कहलाता है सिंगल एंट्री सिंगल सर्विस सिस्टम. पर जैसे ही आप रेलवे स्टेशन जाते हैं अपना टिकट की रिजर्वेशन के लिए, वहाँ आप देखते हैं कि काफ़ी सारे आपके पैरेलल सर्विस में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर लगे हुए हैं. आप अपना रिजर्वेशन कराने के लिए अलग अलग लाइन में लग कर टिकट करा सकते हैं. वहाँ एक से ज़्यादा आपको सर्विस देने वाले अवेलेबल हैं. इस तरीके से हमने क्या सिंगल एंट्री सिंगल सिस्टम देखा. यहाँ पे
अलग अलग एंट्री आप करके अलग अलग विंडो पे लग के सेम सर्विस ले सकते हो। रिजर्वेशन किसी भी विंडो पे जहाँ आपको लगता है लाइन कम है लग के ले सकते हो। तो सर्विस एक से ज़्यादा जगह भी आपको दी जा सकती है और एक जगह भी दी जा सकती है। ये सर्विस देने वाले सिस्टम कितने हैं ये आपको देखना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो हम सर्विस स्टेशन बढ़ा सकते हैं, और भीड़ कम रहती है तो आप एक सर्विस सेंटर ही चला सकते हैं। इसके लिए कई जगह आप ये भी देखते हैं कि कुछ दुकानों पे ये एक नए तरह का एक्सपीरियंस है कि मान लिया शाम को भीड़ ज़्यादा रहती है तो शाम को 3-4 जने अलग अलग खड़े हो जाते हैं ताकि सर्विस दे सकें, और सुबह को भीड़ कम रहती है तो एक जना ही दुकान संभाल लेता है। ये भी एक सिस्टम अभी डेवलप हुआ है, इस पर भी रिसर्च चल रही है। क्या डेफिनेशन है इसकी क्यूइंग थ्योरी की? सेवा प्राप्त कर रहे, सर्विस अपनी लेने के लिए जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मनुष्य हो सकता है, वस्तु हो सकता है, किसी भी एक समूह पंक्ति या प्रतीक्षारत रहते हैं सेवा को लेने के लिए, उस पंक्ति को या उस सिस्टम को जिसमें खड़े हैं उसे पंक्ति कहते हैं या वेटिंग लाइन कहते हैं। दोनों बोलते हैं, क्यूइंग भी बोलते हैं, वेटिंग लाइन भी बोलते हैं। वेट में खड़े हैं सर्विस मिलने के लिए। एक दो अच्छी बुक्स हैं फॉरेन ऑथर की जिनमें ये दिया है क्यूइंग थ्योरी में। क्यूइंग का मतलब थोड़ा सा डिफ़र किया है कि अगर आप लाइन में खड़े हैं तो क्यूइंग का मतलब ये है कि जितने जने लाइन में खड़े हैं सबको सर्विस मिलेगी। वेटिंग लाइन में ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्विस मिले ही, सर्विस मिलने से पहले भी हो सकता है आपका सामान बंद हो जाए या स्टोर ख़त्म हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल सिनेमा हॉल में 12 बजे आपका पिक्चर शुरू होना है, 11:30 से विंडो ओपन होनी है, 11:30 बजे आप लाइन में लगे, हो सकता है 12:15 12:30 तक टिकट देते हैं, विंडो बंद कर देते हैं क्योंकि सीटें फुल हो गई, अब अंदर जगह नहीं है, आप वेटिंग में हैं तो भी नहीं मिलेगी। तो कुछ किताबों ने इसको डिफ़र किया है कि ये वेटिंग लाइन का मतलब ये है और क्यूइंग का मतलब है सबको सर्विस मिलती है। ओके, यहाँ ये नहीं दिया हुआ है। पंक्ति में सेवा प्राप्त कर रहे या इंतज़ार कर रहे व्यक्ति को कस्टमर कहते हैं, ग्राहक कहते हैं। जैसा हम कहते हैं दुकान पे ग्राहक आया है, या वो जो सर्विस लेने के लिए खड़ा है वो कस्टमर कहलाता है, और जो सर्विस दे रहा है वो सर्वर कहलाता है, सेवक कहलाता है या सर्वर कहलाता है। तो ये इनिशियल और बेसिक टर्मिनोलॉजी है क्यूइंग थ्योरी की। ऑब्जेक्टिव क्या है क्यूइंग थ्योरी का? पंक्ति सिद्धांत के उद्देश्य क्या है? कई स्थानों पे ग्राहकों की भीड़ ज़्यादा होने पर सेवा केंद्र खोलने पे खर्चा बढ़ जाता है, तथा यदि ग्राहकों के इंतज़ार में सेवा केंद्र खाली पड़े रहे तो भी फिजूल खर्चा पड़ जाता है कि आपने खोल रखा है काउंटर और इतनी भीड़ ही नहीं है, उसको आपको जो भी सर्वर है, जो भी सर्विस दे रहा है, फालतू बैठे हुए आपको उसको सैलरी देना पड़ रहा है। तो ये दोनों ही केस कि भीड़ है और आपके पास सर्वर नहीं है, और भीड़ नहीं है और सर्वर एक्स्ट्रा बैठा है, इसमें तालमेल बैठाने के लिए हम क्यूइंग थ्योरी पढ़ रहे हैं। जो मेन एम है क्यूइंग थ्योरी का कि क्यों पढ़ना चाहिए क्यूइंग थ्योरी, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऐसी स्थिति ना बने कि हमें फालतू में पैसा देना पड़े, या ग्राहक भीड़ बहुत ज़्यादा है और सर्विस भी नहीं दे पा रहे हम क्योंकि हम काउंटर नहीं खोल पा रहे हैं। अतः पंक्ति सिद्धांत का उद्देश्य इष्टतम सेवा काल, इष्टतम ऑप्टिमल, कि न तो हमको फिजूल खर्चा बढ़े न हमको नुकसान हो। दोनों ही स्थितियों को, जैसा हमने इन्वेंट्री में EOQ पढ़ा था, उसी तरह से यहाँ पे इष्टतम सेवा काल और इष्टतम एंट्री, ग्राहकों को आगमन की दर ज्ञात करना होता है, जिससे कि जो कॉस्ट आती है सर्विस देने वालों की या दुकान की वो कम से कम पड़े। ये मेन ऑब्जेक्टिव है क्यूइंग थ्योरी का। इसके बाद बेसिक क्यूइंग प्रोसेस क्या क्या हैं जो हमारे काम में आएंगे।
वो यहाँ पे मेन है। ये इनपुट भी बोलते हैं और अराइवल पैटर्न भी बोलते हैं या अराइवल सिस्टम भी बोलते हैं कि ग्राहक किस तरह से आ रहा है, उसका आने का डिज़ाइन फैशन क्या है। जैसे हमें पता है पिक्चर हॉल में 11:30 के बाद भीड़ लगनी है। कोई भी आदमी आके सुबह 5 बजे से नहीं लगता है, अनटिल अनलेस पहला दिन नहीं हो, पहला शो नहीं हो और आज देखना बहुत ज़रूरी नहीं हो। एक फिक्स पैटर्न रहता है कि जब भी सर्विस मिलेगी। हॉस्पिटल 8 बजे खुलता है तो 7 बजे लोग बाग आके दिखाने के लिए लाइन लगा लेते हैं अपनी। तो एक पैटर्न पे आते हैं, तो ये कहलाता है हमारा अराइवल पैटर्न। जिसको जैसे टाइम होता है उस तरह से आता है। जैसे कॉलेज में आपकी टाइम टेबल्स 11 बजे शुरू होता है क्लास का, तो आप 11 बजे तक कॉलेज पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये आपका अराइवल पैटर्न कि अब हमें पहुंचना कैसे है। कुछ अपने साधन से आते हैं, कुछ सिटी बस से आते हैं, कुछ और तरीके से आते हैं। वो ये सारा अराइवल पैटर्न का प्रोसेस रहता है कि वो कोई डिज़ाइन फॉलो करते हैं या क्या करते हैं। जैसे कॉलेज में आने के लिए 11 बजे क्लास अटेंड करने के लिए सब करीब घर से 10:30 निकल जाएंगे। तो आधा घंटे जो रहेगा वो आपका अराइवल पैटर्न में क्या प्रोसेस रहता है, किस डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहे हो आप, लगातार आ रहे हो, एक एक करके आ रहे हैं, जो भी है ये सारा पैटर्न इसमें आता है। फिर है आपका क्यू या वेटिंग लाइन, जिसमें आप वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी बारी आने की, अपना इंतज़ार, अपने जिस समय आपको सुविधा मिले, जिस सुविधा के लिए आप खड़े हुए हैं, वो क्यूइंग सिस्टम है। इसमें 2 चीज़ें हैं। कुछ जगह स्पेस इतना कम होता है कि आप क्यू बड़ी नहीं बना सकते हो। जैसे छोटा हॉस्पिटल है तो लाइन आप कम लगाओगे और बाहर फिर सब खुले में खड़े रहते हैं। बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ का बहुत लंबा होता है, वहाँ लंबे लगा लेते हैं या चेयर लगी हुई होती है, वहाँ सब बैठ जाते हैं, अपने एक एक करके इनिशियल फेसेस में चले जाते हैं। उसी तरह से कॉलेज में क्लास में जो पहले आता है जनरली आगे की सीट ऑक्यूपाइड करता जाता है, फिर जो लेट आता है वो पीछे जाके बैठता रहता है। तो ये सब आपकी सुविधा सबको एक साथ मिल रही है। वहाँ बल्क में आ रहा है आदमी, पर बल्क में आने में भी उसे चेयर कहाँ मिल रही है वो डिफरेंट है। इसके बाद है सर्विस डिसिप्लिन, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो हमने शुरू के स्लाइड में भी बात की थी कि सर्विस कैसे दी जा रही है। जैसा हमने कहा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आया उसको पहले देते हैं। जनरली 70-80% केसेस में यही रूल फॉलो होता है, लेकिन सब जगह ऐसा फॉलो हो ये ज़रूरी नहीं है। ये हम यहाँ इसमें सर्विस डिसिप्लिन में पढ़ेंगे। सर्विस डिसिप्लिन या क्यू डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं। इसके बाद है सर्विस मैकेनिज़्म, कि जो सर्विस दे रहा है वो किस तरीके से दे रहा है। आप कई बार देखते हैं कि आप जब 3-4 सर्वर बैठे होते हैं तो आपको लगता है यार ये वाला विंडो वाला फास्ट काम कर रहा है, ये जल्दी फ्री कर रहा है, सर्विस दे रहा है, ये ज़्यादा कंप्यूटर अच्छा जानता है अगर कंप्यूटर पे कोई काम हो रहा है तो आप खुद ही डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि कहाँ पे सर्विस अच्छी मिल रही है, कहाँ पे नहीं मिल रही है। तो सर्विस मैकेनिज़्म में कि आदमी कहाँ पे जाऊँ मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ, वो वाला सर्वर तो 3 जनों को फ्री कर रहा है, जब तक मेरा वाला जहाँ मैं लगा हूँ वो एक को ही फ्री कर पा रहा है। ये स्लो है या ये लेज़ी है। इस तरह के मैकेनिज़्म में आपको देखना है कि कैसे। ये मैकेनिज़्म में कुछ और स्पेशल टाइप भी आती हैं, जैसे सीरीज़ मैकेनिज़्म। आप हॉस्पिटल में दिखाने गए, हॉस्पिटल में जब आप दिखाने गए तो डॉक्टर ने आपका प्रेस्क्रिप्शन लिखा और कुछ टेस्ट लिख देता है। आप वो टेस्ट करा के आते हैं, फिर वापस उसी डॉक्टर को दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये सर्विस मैकेनिज़्म है। आप एक बार उससे सर्विस लेके गए, फिर आके दिखाते हैं, फिर वो फाइनल आपका होता है। दैट इज़ कॉल्ड सीरीज प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, देयर आर सो मैनी नेम, कि आपको ये साइकिल पूरे करने पड़ते हैं जब जाके आपका सर्विस पूरी मिलती है या आपको वो प्रेस्क्रिप्शन लिखता है टेस्ट के अकॉर्डिंग। पहला हम ले रहे हैं इनपुट। सिस्टम में अगर हमें किस तरह से कस्टमर या ग्राहक आ रहे हैं वो प्रतिरूप हमें पता हो। जैसे कई जगह पता है कि हर 10 मिनट बाद एक ग्राहक आ रहा है, तो हमें पता है सर्विस अगर 5 मिनट में दे रहे हैं तो हमारे पास बहुत टाइम है, आराम से हम कस्टमर को देते हैं और चलता जाता है और काम हमारा आसानी से होता रहता है। क्योंकि
जनरल सर्विस में कोई रैंडम रूप में आता है, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। जैसे दुकानदार है, वो ग्राहक का इंतज़ार कर रहा है, ये ग्राहक की मर्जी है, वो कब आएगा, कब उसको सामान की ज़रूरत है। एक साथ 10 आ जाते हैं, कभी कभी 10 मिनट तक खाली बैठा रहता है, एक भी नहीं होता है। तो ये दोनों चीज़ों का अगर हमें कुछ सिस्टम पता चल जाए, हमें ये तो पता होता है दिन भर में मान लिया 100 ग्राहक आते हैं, लेकिन कब कब आ रहे हैं ये पता नहीं होता। तो ये पता करने के लिए हम इसकी एक प्रोबेबिलिटी बना रहे हैं कि कितनी देर में कितने आ रहे हैं दिन भर के डाटा लेके। तो ये प्रोबेबिलिस्टिक वे है हमारा इनपुट का। तो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता होना चाहिए कौन सा फॉलो कर रहा है आने वाले अराइवल सिस्टम में। जनरली अगर हम बहुत बेसिक सिस्टम लें तो बेसिक सिस्टम में जिस तरह से कस्टमर आते हैं जाते हैं, उस सारे सिस्टम में सबसे जो इजीली फॉलोबल सिस्टम है या अवेलेबल सिस्टम है, अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिससे सारे अधिकतम सिस्टम सेटिस्फाइड होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉइजन प्रोसेस। तो 60% केसेस में हम जनरली अराइवल पॉइजन प्रोसेस लेते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके होंगे, जहाँ अभी हमारे काम आएगा वहाँ भी देखेंगे। नेक्स्ट है क्यू। जो सर्विस लेने के लिए खड़े हैं उनकी जो संख्या है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। फाइनाइट और इनफाइनाइट कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक ऑफिस है, वहाँ एक रूम में सर्विस दी जा रही है, रूम में 10 से ज़्यादा जने नहीं खड़े हो सकते, तो 10 जने अंदर होंगे, बाकी हो सकता है बाहर हो या किस पैटर्न में आएंगे। या वो देख लेते हैं 10 खड़े हैं, एक जने को 2 मिनट लग रहा है तो वो आराम से घूम के वापस आधे घंटे बाद आते हैं, 20 मिनट बाद आएंगे ताकि नंबर आ जाएगा। तो ये भी एक हमको फाइनाइट और इनफाइनाइट में। लेकिन जहाँ बड़े सिस्टम में बहुत जने, जैसे कहीं कोई गेम के लिए सिलेक्शन होना है, आपको लेना 10 जने को है और 1000 की भीड़ खड़ी है, तो दैट इज़ इनफाइनाइट। यहाँ आप इसको असीमित कह सकते हैं। ओके। इसके बाद हमारा है क्यू डिसिप्लिन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमने सबसे पहले लिया था। क्यू के डिसिप्लिन क्या क्या हो सकते हैं या क्यू के कौन से नियम है जिनके तहत क्यूइंग सिस्टम फॉलो हो रहा है। पहला जो इन्होंने काम में लिया है, जो सबसे आसान है और अधिकतर जगह यही काम में आता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आया है उसे पहले सेवा मिलेगी। जनरली ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। प्रथम आने वाले व्यक्ति को सेवा पहले सिद्धांत पे दी जाएगी। इसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कहते हैं और इसकी आप एप्लीकेशन कई जगह देख सकते हैं। जहाँ भी आप टिकट का अपना टिकट में जाएंगे या अपना बिल जमा कराने जा रहे हैं, आप वहाँ जाके आप लाइन में लग जाते हैं, आप जिस ऑर्डर में आए उस ऑर्डर में आप जमा करा देते हैं जनरली, अगर फेयर सिस्टम चल रहा है तो। इसको हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कहते हैं। इसके बाद है लास्ट कम फर्स्ट सर्व। लास्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या है कि बाद में आए और सर्विस पहले मिले। बड़ा अटपटा सिस्टम लग रहा है ये, कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन ये सिस्टम भी फॉलो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिजनेसमैन है, उसके मान लिया अनाज का बिजनेस है, बड़े डीलर से उसके पास ट्रक भर के सामान आ रहा है, बोरियां आ रही है अनाज की, और वो सारी बोरियों को गोदाम में रखवाता है अपने। तो जिस पैटर्न में ट्रक से वो उतारता है, जो सबसे पहले उतारता है वो सबसे नीचे चली जाती है, और इस तरह से रखते रखते गोदाम बढ़ जाता है। और जब भी आपको वहाँ से सर्विस के लिए लेनी होती है तो आप देखेंगे हमेशा जो सबसे लास्ट में रखी है वो सबसे पहले उठाओगे आप, क्योंकि बाकी सब नीचे दबी हुई हैं। तो यहाँ ऐसे सिस्टम को हम लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट कम फर्स्ट सर्व, लास्ट में आने वाले सिस्टम को आपको पहले सर्विस मिल रही है, ऐसे भी सिस्टम है।
और इसके बाद एक और सिस्टम बड़ा अजीब सा है, सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि रैंडम ऑर्डर में सर्विस कहाँ दी जाए, सब जने नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन कई जगह आप देखते हैं, जैसे हॉस्पिटल में आप दिखाने गए, अचानक एक मरीज़ आया जो बहुत इमरजेंसी केयर चाहिए उसको, तो सारी भीड़ को छोड़ के सबसे पहले डॉक्टर को उसके पास ले जाते हैं, उस मरीज़ को ले जाते हैं। उसका ऑर्डर ही पता नहीं किस जगह आया, लेकिन सर्विस उसको पहले मिल गई क्योंकि इमरजेंसी थी। ठीक है, तो ऐसा कहलाता है सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। ऐसा भी कई जगह फॉलो होता है। जनरली वहाँ पे कोई एक स्पेशल रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन होती है जिसको लगाने पे ही सर्विस मिल रही है आपको, पहले इन सारे नियमों को तोड़ते हुए। तो सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। तो क्यू डिसिप्लिन ये 3 तरह के हमने पढ़े, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लास्ट कम फर्स्ट सर्व और सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। और भी हैं, सर्विस इन सीरीज, एंडेड सीरीज, इस तरह की बहुत सारी हैं, पर जो मेन बेसिक आपके काम में आने वाली हैं वो यही हैं। सर्विस इन रैंडम ऑर्डर अपन पढ़ ही चुके हैं। इसके बाद है सर्विस पैटर्न। सर्विस पैटर्न आ रहा है, सर्वर जो सर्विस दे रहा है आपको, इसमें ग्राहकों का लेना देना नहीं है, जो सर्विस दे रहा है उसका लेना देना है, जिसमें ग्राहकों का चयन किया जा रहा है सर्विस देने के लिए। ठीक है, इसमें क्या है कि सर्विस टाइम कैसा हो, किस तरह से दे रहे हैं सर्विस हम आने वालों को। हमने ये तो मान लिया चलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, लास्ट इन फर्स्ट सर्व है, या सर्विस इन रैंडम ऑर्डर है, पर सर्विस देने वाले का भी तो ऑर्डर होगा। जहां आप देखते हो कि तुरंत 4-5 जगह में देखते हो कि ये सर्वर अच्छा दे रहा है, ये सर्वर सर्विस नहीं दे पा रहा है, तो इन सब को चेक करने के लिए आपको कोई ना कोई सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। कम दूरी में, कम जनों में आपको पता चल जाता है कि यार इसकी सर्विस फास्ट है, लेकिन यही बहुत लंबी चौड़ी भीड़ हो तो पता करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में जो सर्विस सिस्टम है, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी में हम लेते हैं कि दिन भर में ये कितने कस्टमर को सर्विस देता है, कितनों को सर्विस मिल रही है, तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑर्डर क्या आ रहा है, कितनी देर में कितनों को दे रहा है। तो जैसे हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है अराइवल के लिए, ऐसे ही सर्वर के लिए जो सबसे बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन है जो सर्विस टाइम को फॉलो करता है वो कहलाता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में सर्विस दी जाती है। पॉइजन में अराइवल, एक्सपोनेंशियल में डिस्ट्रीब्यूशन में सर्विस दी जाती है। ये होने से लगभग 50 to 60% क्यूइंग थ्योरी में ये ही स्टैंडर्ड प्रोसेस काम में लिए जाते हैं। और भी कई तरीके हैं, एरलैंग डिस्ट्रीब्यूशन है, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सर्विस में काम में लिए जा सकते हैं। इसके बाद है ग्राहकों को दे सुविधाएं। एक समय में ग्राहक को, एक या अधिक ग्राहकों को भी सेवा दी जा सकती है। क्या एक साथ 2-4 को दे दें? कई बार जैसे डॉक्टर होता है कि अच्छा सब जुखाम के मरीज एक साथ आ जाओ, सबको जुखाम की एक दवा बोल के बता देता कि ये दवा ले लो, जुखाम है तो खाली, बुखार है तो ये और साथ ले लो, इसके अलावा वाले मरीज आप आ जाओ। तो ये एक साथ आप बल्क में सर्विस दे रहे हैं, तो भीड़ कम रहेगी, सर्विस आसानी से मिलेगी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कुछ डेफिनेशंस जो हमारे यहाँ काम में आएंगी क्यूइंग थ्योरी में, किस किस सिस्टम में हम कैसे कैसे लेंगे। इनमें जो इम्पोर्टेंट है लाइन लेंथ या क्यू साइज, सबसे पहले कि जो लेंथ लगी हुई है वो उसकी क्या लंबाई है। इसमें भी 2 तरह की लंबाई हम यहाँ काम में ले रहे हैं। जैसा आपको ध्यान हो तो मैंने वेटिंग लाइन और क्यूइंग लाइन में आपको शुरू में डिफरेंस बताया था, हालांकि यहाँ नहीं दिया हुआ है, कुछ किताबों में दिया हुआ है। तो वो लेते हुए यहाँ पे सबसे पहले क्यू लेंथ ले रहे हैं हम। क्यू लेंथ क्या होता है? किसी समय में पंक्ति में जो वेटिंग के लिए खड़ा है सर्विस लेने के लिए, उसे पंक्ति की लंबाई कहते हैं। मैथमेटिकली क्यू लेंथ निकालनी है तो क्या करो आप, टोटल लाइन की लेंथ निकाल लो और उनमें से कितने जनों को सर्विस मिल चुकी है, तो बची हुई जो होगी वो क्या हो जाएगी, वेटिंग वाली लाइन हो जाएगी, वेट कर रहे हैं।
मान लिया 25 जने खड़े हैं और एक जना आगे वाले को सर्विस मिल रही है, तो 24 उसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर कोई पीछे आके लग गया, इतनी देर में 3 जनों को सर्विस दे दी, तो ये लाइन लेंथ आपकी चेंज होती रहेगी, वेरिएट होती रहेगी। और नहीं आता है, या मान लिया लास्ट टाइम हो गया 5 बजे तक जो एंटर हो गए उन्हीं को सर्विस दी जाएगी, उस समय 25 हैं और आगे 1 या 2 को सर्विस दे दी, तो वहाँ पे आपकी फिक्स रहेगी। सो दिस इज़ क्यू लेंथ। पंक्ति इकाई समय में व्यक्तियों की संख्या को पंक्ति की औसत लंबाई, एवरेज लेंथ भी कहते हैं। पर यूनिट टाइम में कितने जने खड़े रहेंगे, पूरे दिन का निकाल सकते हो आप, आवर्स का निकाल सकते हो। डॉक्टर मान लिया 8 से 2 बजे तक पेशेंट देखता है, तो 8 से 2 बजे तक का निकाल सकते हो कि कितना 1 घंटे में वो पेशेंट देख रहा है, और वो ठीक है। इसके बाद है वेटिंग लाइन। पंक्ति की एक इकाई द्वारा सेवा प्राप्त होने तक में लगा जो समय है वो वेटिंग टाइम कहलाता है। एक यूनिट को सर्विस देने में कितना समय लग रहा है, पूरी लाइन को नहीं, एक यूनिट को। यहाँ एक कस्टमर भी हो सकता है और डिपेंड करता है कस्टमर के सामान कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जनरल स्टोर पे गए, एक जने ने 25 सामान खरीदे हैं, तो बहुत टाइम लगेगा उसका बिल बनने में। हम भी मॉल्स में या कहीं परचेजिंग में जाते हैं तो हम भी यही देखते हैं कि ट्रॉली में कितना सामान है, किसी के ज़्यादा सामान है तो इसके बहुत टाइम लगेगा, जिसके कम सामान है उसके पीछे हम लग जाते हैं कि हमारा भी बिल जल्दी बन जाए। तो वेटिंग टाइम पर यूनिट में कितना उसको वेट करना पड़ता है अपना सारा काम सुविधा लेने के लिए, दैट इज़ वेटिंग टाइम। सर्विस टाइम जो सर्वर का लगने वाला टाइम है एक जने को सर्विस देने में। पंक्ति की एक इकाई को सेवा प्रदान करने के लिए लगा समय ही सेवा काल कहलाता है। इसको भी आप एवरेज निकाल सकते हो। दिन भर में एक आदमी मान लिया 100 कस्टमर को सर्व करता है, तो एक दिन की उसकी कैपेसिटी 100 है। मान लिया उसने 10 घंटे काम कर रहा है, तो 10 घंटे में 100 कस्टमर को निकाल रहा है, तो 1 घंटे में एवरेजन 10 को निकालता है वो, ये मान के चलते हैं, ठीक है। इसके बाद मीन अराइवल रेट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मीन अराइवल रेट एक इकाई अंतराल में प्रत्याशित, यहाँ पे ज़रा समझना ये वर्ड प्रत्याशित, एक्सपेक्टेड। आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है और उसके बाद एक्सपेक्टेशन और आता है जिसको हम EX से डिनोट करते हैं। EX इज़ व्हाट, XI इंटू PI। अगर डिस्क्रिएट है तो समेशन में और कंटिन्यूस है तो इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे ये प्रत्याशित से मतलब एक्सपेक्टेड का है। पंक्ति की एक इकाई द्वारा सेवा प्राप्त होने तक लगा समय ही मीन अराइवल रेट में इकाई अंतराल में ग्राहकों के आगमन की संख्या ही माध्य आगमन दर कहलाती है प्रत्याशित ग्राहकों के, और इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये तो ही ग्राहकों के आने वाली संख्या प्रत्याशित एक इकाई में। इसी तरह से एक इकाई में ग्राहकों को सर्व करने वाली संख्या, जो सर्वर की कैपेसिटी है, अराइवल तो बहुत हो सकता है, सर्वर कितनों को दे रहा है, वो हम म्यू से डिनोट कर रहे हैं। पर यूनिट इकाई में जो सर्विस दे रहा है वो म्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आने वालों की संख्या ज़्यादा होगी, सर्विस देने वालों की कम होगी, तभी तो लाइन बनेगी। अगर आने वालों की संख्या कम हो और सर्विस देने वालों की कैपेसिटी ज़्यादा हो तो लाइन बनेगी ही नहीं। तो यहाँ ये बहुत ज़रूरी है, लाइन बनने के लिए लैम्डा जो है हमेशा म्यू से बड़ा होना चाहिए जब भी लाइन बनेगी। तो इसको हम एक ट्रैफिक इंटेंसिटी एक नाम दे रहे हैं इसी चीज़ के लिए, जिससे हमें पता चलेगा लाइन बनेगी या नहीं बनेगी। ट्रैफिक इंटेंसिटी जिसको हम रो से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज़ नथिंग बट जो अभी हमने ये दो डेफिनेशंस पढ़ी हैं, मीन अराइवल रेट और मीन सर्विस रेट, इनका रेशो रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लैम्डा बाई म्यू। ओके, तो ट्रैफिक इंटेंसिटी इज़ लैम्डा बाई म्यू। अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्यू बनेगी, यानी कि लैम्डा म्यू से बड़ा होगा, ठीक है। और अगर डेसिमल में आ जाता है, 1 से छोटा आएगा तो लाइन नहीं बनने की स्थिति होगी, और अगर 1 है तो लाइन में अकेला एक कस्टमर है और एक वो भी सर्व हो रहा है, ठीक है। दिस इज ट्रैफिक इंटेंसिटी दैट लाइज ऑलवेज बिटवीन 1 to
डेसिमल टू 1 के बीच में। बिजी एंड आइडियल पीरियड, व्यस्त और व्यर्थ काल। पंक्ति के प्रथम तथा अंतिम पंक्ति में जो जितनी संख्या में खड़े हैं व्यक्ति, उसमें जो पहला है और आखिरी है, उसको सर्विस देने में दिया गया समय व्यस्त काल कहलाता है। जबकि पंक्ति में व्यक्तियों की सेवा समाप्ति से नए ग्राहकों के आने तक में जो समय है, एक जने की ख़त्म करो फिर नया ग्राहक आ रहा है, फिर पीछे कितने ग्राहक आ रहे हैं, ये कहलाता है समय व्यर्थ काल कहलाता है। अब ये व्यर्थ काल अगर पीछे खड़े हैं तो 0 है, और नहीं खड़े हैं तो आप वेट करना पड़ रहा है, तो आपको व्यर्थ काल है। ये आपका आइडियल पीरियड, सर्वर सर्विस देने को तैयार है और ग्राहक नहीं है। तो आज हमने जो बेसिक क्यूइंग थ्योरी के नोटेशंस हैं उनसे हम इंट्रोड्यूस हुए हैं। आप एक बार इसे रिवाइज कर लें, इससे आगे हम कल बात करेंगे। थैंक यू।